रऊफ क्लासरा का कॉलम एक चिड़िया जैसी हिम्मत। अख्तर हुसैन गोरचानी साहब का मैसेज मिला। उनसे शायद आखिरी दफा मुलाकात 2014 में इस्लामाबाद में हुई थी। कुछ अरसा बाद वो रिटायर होकर अपने आबाई घर राजनपुर चले गए, लेकिन गोरचानी साहब जैसे लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाएं तो भी वो आखिर तक जिंदा रहते हैं। वो ये नहीं समझ लेते कि बस अब जीना जितना था जी लिया, अपना जो रोल अदा करना था कर लिया, अब घर बैठकर इंतजार करें। वो घर नहीं बैठे और उन्होंने अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए कोशिशें शुरू की और मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। बल्कि यूं लगा जैसे वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी सरकारी नौकरी खत्म हो और वो अपने पसमानदा इलाकों और मजलूम लोगों की आवाज़ बने। ओह सॉरी, मैं अख्तर हुसैन गोरचानी साहब का तारुफ कराना भूल गया। वो बलोचिस्तान में IG पुलिस रहे, DGIB रहे और पुलिस में आला ओहदों पर बरसों की सर्विस के बाद रिटायर हुए। यूं हुकूमत, गवर्नेंस, अदालत और पुलिस के हवाले से उनका खासा एक्सपोजर है। अब उनका 6 बरस बाद मुझे एक मैसेज मिला तो खुशी हुई कि अब वो कुछ करना चाहते हैं। गोरचानी साहब ने लिखा, रऊफ भाई, आपकी मेहरबानी होगी अगर ये अहम मसले किसी रोज अपने प्रोग्राम में उठाएं। हमारे सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अवामुन नास के लिए इंसाफ का हुसूल इतना तवील अमल है कि थक हार कर लोग अपने मुकदमात की पैरवी से दस्तबरदार हो जाते हैं। सिविल मुकदमात में तो तवालत की हद हो जाती है और दादा के दायर किए केसेस की पैरवी पोतों को करनी पड़ती है। चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम के दौरान पेदर पे शिकस्तों के बावजूद कहा था कि जब तक बरतानिया की अदालतें इंसाफ फराम कर रही हैं मुझे कोई परेशानी नहीं। हमारी 80% आबादी का वास्ता तहसील और ज़िली सतह पर मौजूद अदालतों से पड़ता है, लेकिन अदालतों की तादाद इस कदर कम है कि जज साहिबान बमुश्किल मुकदमात की कार्रवाई घसीट रहे हैं। एक समात के बाद केस की अगली पेशी की तारीख 2.5-3 महीने के बाद दी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि मुकदमात के फैसले साल हर साल जाकर होते हैं। जरूरत इस बात की है कि अवामुन नास को इंसाफ की फराहमी के लिए सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की तादाद हंगामी बुनियादों पर बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्क में एहतसाब अदालतें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जिला और तहसील लेवल पर क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत और आला अदालतें तवज्जो दें। मुझे लंबी लंबी छोड़ने की आदत नहीं, लेकिन अगर किसी दिन आप मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दें तो मेरे पास इन सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनकलाबी तब्दीली लाने की आउटलाइन मौजूद है जो मैं आपसे और अवामुन नास से शेयर कर सकता हूँ। मैंने गोरचानी साहब की संजीदा और ज़रूरी बातों के जवाब में उल्टा एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। मैंने कहा, गोरचानी साहब, जो बात आपको राजनपुर के आम लोगों के मसाइल देखकर समझ आ रही है, आपका क्या ख्याल है यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर में बैठे हुक्मरानों और दीगर अहम लोगों को समझ नहीं आती? सवाल यह है कि इस सिस्टम को मैं क्यों बदलूंगा जिसका मुझे बराह रास्त फायदा हो रहा है? मैं क्यों सोचूंगा कि जिस शाख पर मैं बैठा हूँ और अपना एक खूबसूरत घोंसला बनाया हुआ है उसे खुद गिरा दूं, या वो शाख ही काट दूं, या दरख्त को ही जड़ से उखाड़ फेंकूं? मैंने कहा, तारीख में इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत आवाम को होती है, किसानों को होती है, मजदूरों को होती है। इसलिए जदीद दुनिया में सिर्फ 2 इनकलाब ही आए हैं जिन्होंने इन माशरों की हालत बदल दी। पहले रूस में कस्तान मजदूर तबका उठा और उन्होंने ज़ारे रूस के खिलाफ बगावत कर दी और ऐसी बगावत की कि ज़ार के खानदान पर जो कुछ बीता, उनका जो हशर हुआ, उस पर आज भी 100 बरस बाद किताबें पढ़ें या फिल्में देखें तो यकीन करें कि रहम महसूस होता है। कैसे ज़ैर के पूरे खानदान तक को ख़त्म किया गया, बच्चों और औरतों तक को नहीं बख्शा गया। लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने ज़ार के छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इसी तरह चीन में हमने देखा जो इनकलाब वहाँ माओ तंग लाया, वो भी आम किसानों का इनकलाब था। इसने पहले फ्रांस में इनकलाब भी आम लोग ही लाए थे और सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर गिलोटीन से गले काट दिए गए। कभी आपने सुना या देखा है कि हुक्मरान तबका और अशराफिया ने कोई अवामी तहरीक चलाई? हुक्मरान तबका तो हमेशा उन तब्दीलियों की मज़ाहमत करते हैं जो हमारे हालात हैं वो सबको सूट करते हैं। हमें वो RPO या CCPO अच्छा लगता है जो हमारे एक फ़ोन पर मर्जी का SHO लगा दे। वो अगर मुझे समझाने की कोशिश करेगा कि ये मुश्किल है क्योंकि बंदे की रेपुटेशन ठीक नहीं, तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा। छठो जी, अब आप हमें मेरिट सिखाएंगे? फिर हमारी उससे नाराज़ी पक्की है। मैंने कहा, अभी उमर शेख ने लाहौर में यही कुछ करने की कोशिश की। सब SHOs को बदलकर अच्छी रेपुटेशन वाले लगा दिए तो सब नाराज हो गए। वजीर आला ऑफिस अलग नाराज है, गवर्नर हाउस के मकीन भी ना खुश, तो मुझ जैसे एंकर्स भी बरक बरे कि आप हमारे SHOs क्यों नहीं लगा रहे। अब बताएं, इन हालात में मैं क्यों चीजें ठीक करने की कोशिश करें जिनसे हमें नुकसान हो। एक दफा एक इंतहाई काबिल एहतराम पुलिस अफसर ओकारा के DPO लगे तो वहां जराइम की शरह 3 माह में नीचे गिर गई, मगर 3 माह बाद शहबाज शरीफ ने उस अफसर का सियासी सौदा किया और इलाके के 2-3 आज़ाद MPAs को पार्टी में शामिल करने के इवज उन्हें वहां से हटाकर खुले लाइन लगा दिया। मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा,
کیا راز ہے کرائم کنٹرول کرنے کا؟ وہ بولے بڑا آسان سا کام ہے، آپ جس علاقے میں لگتے ہیں وہاں کچھ اچھے پولیس اہلکار ضرور ہوتے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی، آپ انہیں تھانوں کا SHO لگائیں اور کہہ دیں کہ آپ جانیں اور آپ کا کام، میں آپ کو کسی MPA یا MNA کے کہنے پر نہیں بدلوں گا، مجھے صرف رزلٹ چاہیے۔ اگر SHO کو یہ حوصلہ ہو تو یقین کریں وہ تھانہ اور علاقہ ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، صرف چند اچھے افسر چنے اور انہیں تھانے دار لگایا اور انہیں اعتماد دیا، انہوں نے 3 ماہ میں اکارا کے جرائم 70% کنٹرول کر لیا۔ تو میں نے کہا گورچانی صاحب اب مجھے بتائیں وہ افسر صرف 3 ماہ ٹک سکا کیونکہ مقامی MPOز نے سودا کر لیا، اب بتائیں وہی MPAز اسمبلی میں کیوں ایسے قوانین یا انقلابی تبدیلی والے قانون پاس ہونے دیں گے جن سے ان کی چودراہٹ پر فرق پڑے گا؟ اگر تھانہ کچہری سب ٹھیک ہو گیا تو ان کے ڈیرے کیسے چلیں گے؟ ان کو ووٹ کون دے گا؟ ہمارا تو سارا سیاسی اور حکومتی نظام چل ہی اسی کے سہارے رہا ہے جسے آپ بدلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ گورچانی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے رؤف بھائی پھر بھی ہمیں عام لوگوں میں شعور پیدا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے فون بند کیا اور گورچانی صاحب کی اس سوچ سے متاثر ہوا۔ مجھے حقائق یاد آ گئی کہ کیسے ایک چڑیا نمرود کی آگ کے الاؤ پر اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کے اسے بجانے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تمہاری اس چونچ پر پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ چڑیا نے جواب دیا چلیں قیامت کے روز میں تو سرخرو ہوں گی کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کرنے کی کوشش کی۔